We have two very special people with us today. To start off, we have Miss Masarat Asrari, who is a research scholar at AMU, and her research revolves around how to sell your work. Her research is all around the business of art. तो उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन मेरे से बेहतर वो खुद दे पाएंगी, तो मैं अब इनवाइट करना चाहूँगा. Hey everyone, I hope you all are doing great today. Thank you so much, Arshan, for such a lovely introduction. First of all, I really want to thank the Team Stick for having me here to interact with you people regarding your passion and everything, and how much you are driven about your individual passions, right? आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जो जिनका डिफरेंट पैशन होगा, लाइक फॉर से सम गाय इज़ गुड एट सिंगिंग, तो वो शायद सोचेंगे मुझे म्यूज़िक में कुछ करना है. फिर कोई लड़की हो सकती है, माइट बी थिंकिंग दैट या आई हैव रियली गुड फैशन सेंस, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आई कैन बी अ फैशन डिज़ाइनर और एन अपैरल डिज़ाइनर. बट एक वो हल्का सा डर हमेशा रहता है कि अब्बा नहीं मानेंगे, राइट? यू ऑल मस्ट हैव सीन 3 इडियट्स. तो ये बस चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है. यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर पैशन, आपको फर्म रहना है. और द टाइम्स वी आर लिविंग इन ना, इट इज़ गिविंग यू सो मच ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड ऑप्शंस. I kind of sometimes jealous of you guys as my juniors, because you guys are born in an era of in a digital era, right? Back then when I started my career, इतना ज़्यादा हैंडी नहीं था. तब था इंटरनेट एंड टूल्स एंड सब कुछ था, मैं कोई डायनासोर के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ. बट स्टिल टाइम्स आर चेंजिंग सो फास्ट, द वर्ल्ड इज़ मूविंग अहेड इन एट सच अ पेस कि आप सोचते हो और दुनिया बदल चुकी होती है तब तक. मैंने आपको सीनियर बोल दिया, आपने दिल पे ले लिया. नो, नॉट रियली. इतनी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, हम एमयू के अम्ब्रेला के अंडर ही बैठे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. अच्छा, ओके. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन खुद से नहीं दिया. आई गेस दैट इंट्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ, एज अरशान सेड. सो मेरा नाम मसरत अस्रारी है. आई एम एन आर्ट रिसर्चर एंड अ मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट. करंटली मैं PhD कर रही हूँ फ्रॉम द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. आई डिड माई बैचलर्स एंड मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स एज वेल फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी. इतने टाइम में मैंने क्या सीखा है और व्हाट हर्डल्स आई हैव बीन थ्रू एंड हाउ आई हैव ओवरकम दोज हर्डल्स, वही शेयर करने में आप लोगों के साथ आई हूँ. और उस जर्नी से, उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए अगर आपको थोड़ी सी मेरी बात उससे आपको कुछ भी हेल्प हो, तो विल बी मोर देन हैप्पी. दैट इज़ स्टिक इज़ डूइंग व्हाट ऑल. मतलब कि आपने कभी टर्म यूज किया मल्टी डिसिप्लिनरी, तो वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दी कि उसका मतलब क्या होता है. विजुअल आर्ट की जब भी हम बात करते हैं ना, इट्स अ वेरी ब्रॉड अम्ब्रेला. आपका जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री है, राइट, जो पूरा आपका बॉलीवुड है, वो इसी अम्ब्रेला के अंडर आता है. बाकी आपका सब जितना भी आप एनिमेशन देखते हो, हर चीज़, VFX, गेमिंग एंड ऑल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं. और आर्ट की अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर आर्टिस्ट अगर कोई मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो मतलब वो बहुत सारे वेरियस मल्टीपल डिसिप्लिन्स को फॉलो करता है. नॉट रादर देन creating his forte style, like for say some artist is an oil artist, तो उसका सारा काम ऑयल में होगा, ऑयल बेस्ड वर्क होगा. दैट डजंट मीन कि उसको दूसरी चीज़ें नहीं आती होंगी, लाइक उसको वाटर कलर हैंडलिंग या एक्रेलिक कलर को डील करना नहीं आता होगा. ऑफकोर्स आता होगा, उसको मास्टरी होगी उसमें, बट देन उसका जो सबसे अच्छा क्राफ्ट होगा वो ऑयल में होगा. So I rather doing that. I like exploration in general, like in my art field also, like Mariam said. You all must explore yourself, especially in your passion and everything, interest. आपके क्या इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना कि जब आप स्कूल आपका ख़त्म होता है, स्कूलिंग ख़त्म होती है, तब आपको बहुत ऐसे हो जाता है, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करना है, आप घबरा जाते हो. तो इट्स बेटर अगर आप इसी टाइम में सीनियर सेकेंडरी में अपना पैशन एक्सप्लोर कर लें, और अगर आप अपने पैशन को सक्सेसफुली अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं थ्रू योर ज़ील एंड डिटर्मिनेशन, तो यू आर इन अ विन विन सिचुएशन. द बॉल विल बी इन योर कोर्ट, राइट? अच्छा, तो ये जो टाइटल है फ्रॉम साइंस टू स्ट्रोक्स, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए. दैट डिफाइंस माई जर्नी. It's written there over science to strokes.
because I have been few years back I have been associated to science. I was doing engineering, mechanical engineering I was doing. I think मैंने कुछ 2 महीने 2.5 महीना क्लास की होगी. देन आई लेफ्ट दैट. मुझे नहीं आ रहा था उतना मज़ा. स्टार्टिंग में मेरा बचपन से ही मेरा इंक्लिनेशन आर्ट की तरफ था. मेरे टीचर्स ने भी मेरे बारे में यही रिकॉग्नाइज़ करा था. ऑब्वियसली इतना नहीं सोचा था कि विजुअल आर्टिस्ट बनूंगी या ऑयल आर्टिस्ट बनूंगी और वट एवर, बट आई न्यू दिस मच कि आई हैव टू डू समथिंग अराउंड आर्ट्स, राइट. So, but somehow during my senior school years, I somehow developed a strong desire to get into NIFT, that is National Institute of Fashion Technology. Though I was not able to crack it, but yeah, I prepared for it. और कुछ तो मिस इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से मिल गई थी. किसी ने मुझसे कहा कि NIFT के लिए you need to have maths and science as major subjects in your 11th 12th. So because of that, being not a very laborious student, I have always been not now, alhamdulillah, now I am a double gold medalist, but back then I was a very average kind of student. I was never laborious. बट उसके बावजूद भी मैंने साइंस एंड मैथ्स ऑप्ट किया इस चीज़ की वजह से. अब क्योंकि मैंने साइंस और मैथ्स ले लिया था, एंड दैट टाइम आई वाज लिविंग इन अलीगढ़. आई शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू अलीगढ़. बाय द वे, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट मैं 11th के टाइम ही यहाँ पे अलीगढ़ में आ गई थी. और अलीगढ़ में कुछ माहौल ऐसा है ना, मतलब अब तो नहीं, लेकिन हाँ, इनफैक्ट अभी भी दिल्ली या एनसीआर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली यहाँ का एक एक्सपोजर लेवल स्पेशली टूवर्ड्स फील्ड्स लाइक आर्ट्स एंड कल्चर, इन फील्ड्स के टूवर्ड्स थोड़ा सा कम है यहाँ पे, आई गेस. तो उस टाइम पे मुझे सबने सजेस्ट किया कि यार मैथ्स लेकर साइंस लेकर तुम डिज़ाइनिंग करोगी, व्हाट रबिश. एटलीस्ट दो तो एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो, इंजीनियरिंग के लिए ट्राई तो करो. बिकॉज मेरा इंटरेस्ट कभी इंक्लिनेशन उस तरफ था नहीं. तो वही हुआ, मैंने टेस्ट दिए ज़रूर, मुझे कुछ मैंने क्रैक भी करे. लाइक मुझे याद है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और ये वो कुछ जो बड़ी मीडियोकर सी जगह थी, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था. बट देन मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने वो कॉलेज छोड़ा, और नाउ आई एम हेयर लिविंग एंड ब्रीदिंग आर्ट एवरी डे. एंड आई थिंक आई एम डूइंग प्रिटी गुड एज अ स्कॉलर. लाइक मेरे रिसर्च पेपर्स हैं, मैंने कुछ पब्लिकेशंस किए हैं, कॉन्फ्रेंसेस किए हैं. आप गूगल पे मेरा नाम टाइप करेंगे, टाइटल टाइप करेंगे, तो यू गेट टू रीड दोज रिसर्च पेपर्स. उसके साथ साथ क्या होता है, एक तो क्वालिफिकेशनल एक आपका वो होता है, और एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में एक होती है आर्टिस्टिक जर्नी. वो एक बहुत अलग जर्नी होती है. वो ज़रूरी नहीं है हर बार कि वो आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी हो. स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग टू ऑप्ट फॉर सच डेजिग्नेशंस लाइक आर्ट क्यूरेटर. अगर आप अकेडमिकली एज एन आर्टिस्ट शाइन करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको थ्रू प्रॉपर चैनल, लाइक यू हैव टू डू बैचलर्स एंड मास्टर्स एंड वट एवर इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर लाइक आई वांट टू. तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली NEP, जैसे अभी मरियम ने बात करी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो आपको कहता है यू नीड टू हैव दैट PhD डिग्री टू बिकम अ प्रोफेसर. अदर देन दैट, एकेडमिकली बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अराउंड घूमती हैं. लाइक आर्ट क्यूरेशन इज़ देयर. आप में से कितने लोगों को यहाँ पे कुछ आइडिया है व्हाट एन आर्ट क्यूरेटर इज़? एनीवन? ओके, आई विल टेल यू. जैसे कोई MNC होती है, राइट, सम बिग मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें एक CA होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट. तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करता है कि सब चीज़ें वो, इट्स लाइक द किंग ऑफ द कंपनी, राइट. इसी तरह से एक आर्ट गैलरी, एक आर्ट इंस्टीट्यूशन का जो CEO होता है, दैट इज़ नोन एज आर्ट क्यूरेटर. तो आप क्यूरेशन में जा सकते हैं. देन अकेडमिकली आप एक्सेल करके आप एक आर्ट हिस्टोरियन बन सकते हैं. तो बस यही है. एक तो अकेडमिकली तो एक ये बात हो गई. बाकी देर आर वेल एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल आर्टिस्ट, and when I say successful, the person who is sitting in front of me, Mr. Adnan, can we have a clap for him? You know why I told you to clap for him? Because he is a self-made artist. Like I am going through a proper channel. I did my bachelor's, master's, and now I'm on the verge of completing my research. He hasn't done anything in arts academically, right? But he is successfully maintaining a page, maintaining a digital identity through Instagram page.
सो दैट्स ग्रेट, वेल डन अदनान। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब इस तरह के लोगों को देखते हैं तो वी टेंड अप थिंकिंग दैट यार क्या ही हम पीएचडी कर रहे हैं, हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हमने कुछ ऐसे उखाड़ा नहीं। प्रैक्टिकली मैं बात कर रही हूँ, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई डू फ्रीलांसिंग अ लॉट। अदनान की तरह ऐसे प्रॉपरली पेज वेज नहीं मेंटेन करती हूँ बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, रिसर्च में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। बट आई ट्राई टू मैं चाहती हूँ कि मेरी वो जर्नी जो आर्टिस्टिक जर्नी है, एक स्कॉलर वाली जर्नी भी है जो साइड बाय साइड चलती है, और एक मेरा आर्टिस्टिक वो भी चलता है। तो ओवर द इयर्स आई हैव बीन इनटू एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशंस, national, international both. I have been selected by various good organizations like Bombay Art Society. Recently my work got selected among top 20 works in the all over India. Talking about the art infrastructure, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप लोग क्या समझते होंगे, लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग और समथिंग। अच्छा, आर्ट मार्केट में यहाँ कितने लोगों को इंटरेस्ट है, मतलब इस बात में कितने लोगों को इंटरेस्ट है कि जो ये पेंटिंग्स बिकती हैं इतने हज़ारों करोड़ों डॉलर्स की, ये कैसे बिकती हैं? ये जो पेंटिंग्स बिकती है, मेरा एक्चुअली रिसर्च टॉपिक ही उसी बारे में ही है। तो मैं आप लोगों को वही सब बताना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर आप आर्ट को एज अ परसूट देख रहे हो तो आपके माइंड में थोड़ा सा भी ये ना आए कि दिस प्रोफेशन इट कैन नॉट प्रोवाइड मी दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली इस टाइम में, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइक यू गाइज आर बॉर्न विद, एज आई सेड अर्लियर, डिजिटल टूल्स आपके पास इतने सारे हैं। अगर मैं डिटेल में उसकी बात करूँ, प्रोक्रिएट का नाम अगर किसी ने सुना होगा यहाँ पे, राइट? प्रोक्रिएट इज वेरी लिमिटेड, वो खाली एक्चुअली iOS पर है। हाँ हाँ, और यहाँ मतलब जो मैं थोड़े डिजिटल, जनरल हाँ, हैं जैसे फोटोशॉप हो गए, फोटोशॉप का नाम सबने सुना फोटोशॉप होगा। सबने, मैं उसी पे हाँ, आ रही थी, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, लाइक सबने सुना हुआ है, राइट? समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि किसी को आर्ट में इंटरेस्ट तो बहुत है बट उसका ना स्किल इतना अच्छा नहीं है, एज इन व्हेन वी टॉक अबाउट स्केचिंग एंड ड्राइंग, तो वो इतना अच्छा नहीं है, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ अ ग्रेट एस्थेटिक सेंस, उसको कलर हैंडलिंग बहुत अच्छे से पता है, उसको कॉम्बिनेशंस पता है, उसको पता है कि हाउ टू बैलेंस द कॉम्पोजिशन। तो ऐसे लोग क्या करें, वहाँ आता है डिजिटल टूल, डिजिटल स्पेस। तो आप वो ट्रेडिशनल मीडियम्स को डिच करके यू जस्ट लीव दैट पेन एंड पेपर असाइड, और आप डिजिटली ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उस पर आप बनाएं करें। और इनफैक्ट डिजिटली अगर आप लर्न करोगे आर्ट को, तो आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ डिस्प्ले, एंड आफ्टर दैट इवेंचुअली विल बी मार्केटिंग योर वर्क। तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है बिकॉज बाय दैट टाइम यू आर नाउ कंफर्टेबल इन द डिजिटल स्पेस, राइट? तो बस यही सब चीज़ें हैं कि अगर आप आर्ट को अच्छे से परस्यू करेंगे एज अ पैशन, तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अब्बा नहीं मानेंगे, तो आपको सोसाइटल प्रेशर्स में बिल्कुल नहीं आना है। सबसे पहले तो आपको मतलब नॉट जस्ट आर्ट, किसी भी फील्ड के, किसी भी पैशन के लिए आपको सबसे पहले फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट डम्प दैट फियर, और आपको बस फर्म रहना है। बहुत चीज़ें आपके अराउंड जो आपको हेल्प करेंगी, जो आपको मोटिवेट करेंगी टू मूव फर्दर, एंड इवेंचुअली यू विल मेक इट वर्क इट फॉर यू। ओके, अब हम अगर बात मैं कर, कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। अच्छा, जहाँ पे कौन कौन रेगुलरली ड्राइंग या पेंटिंग करता है, हाथ उठाओ। अच्छा, तो एक टर्म है, जैसे अभी मोटिवेशन की बात हो रही है तो इस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए। आर्ट ब्लॉक के बारे में सुना है? आर्ट ब्लॉक क्या होता है? तो आर्ट ब्लॉक इज बेसिकली कि आपने पेपर उठा लिया, पेन लिया या पेंसिल ली, आप कुछ बनाने के लिए बैठे लेकिन आपका दिमाग खाली है कि बनाओ क्या। ठीक, वहाँ पे क्या किया जाए, आप कौन से ऐसे मेथड्स यूज करती हैं पर्सनली टू ओवरकम इट, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम ना मैंने देखा है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी फेस करते हैं। मेरे एक टीचर हैं जो कभी नोट्स नहीं देते थे। मुझे याद है कुछ बच्चों के अलावा पूरी क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट मानी सर बाय द वे, तो पूरी क्लास उनसे घबराती थी कि यार वो चाहते थे कि थ्योरी में ये वाले सर नहीं मिले, आर्ट क्रिटिसिज्म सब्जेक्ट में ये सर नहीं मिले, बिकॉज ही नेवर गिव नोट्स एंड एवरीथिंग। बट वो सर ना आपको इतना अच्छा गाइडेंस देते हैं कि वो आपको वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम जिसके बारे में अर्शान ने बात करी कि आप अपना सारा साजो सामान लेकर बैठते हो, कलर एवरीथिंग ईजल पे लगा के, लाइक बहुत बड़े आर्टिस्ट हो आप, और जब आप फाइनली बैठते हो तो आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट, आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनाना है, ठीक है?
तो पहली बात जो सबसे ईजी है जो कि है थॉट, ठीक है, टू स्टार्ट विद। सबसे पहले तो आप अपना थॉट प्रोसेस एक क्रिएट करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके जहन में आए, मैं अपना एग्जांपल शेयर करूँगी। जब मैं बीएफए में थी, कुछ सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर की बात हो गई, आई डोंट रियली रिमेंबर। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था एक टॉपिक में, इज़राइल के टॉपिक में। इज़राइल में एक जगह है टेम्पल माउंट, if you guys know. So there is a place, there is a elevated place where they have three sacred structures. One is theirs, the Temple of Solomon, which is right now it's no more existing. एक वॉल बची है बस, जिसको वो लोग वेलिंग वॉल बोलते हैं, जहाँ पे वो प्रॉब्ली रोते हैं। दैट्स देयर वे ऑफ वर्शिपिंग देयर गॉड, ओके। एक दूसरा है वहाँ पे मस्जिद अल अक्सा, जिसको हम कहते हैं डोम। आपने हमेशा देखा होगा दैट गोल्डन डोम। वहाँ पे एक तीसरी सेक्रेड स्ट्रक्चर है कैथेड्रल। तो मुझे ना इस सब चीज़ में, अब बात करेंगे इस बारे में तो बहुत लंबी हो जाएगी एंड इट्स हेल ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था। मैंने अपने सर से पूछा कि सर ऐसे ऐसे, और मैंने उनको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक मतलब वर्बली उनको करके बताया कि सर ऐसे ऐसे मैं बनाऊँगी, मेरा ये थॉट प्रोसेस है। तो सर ने मुझे कहा, मैंने कहा सर क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? तो बोले फॉरगेट दैट, अच्छा बुरा। पहले कोई भी टॉपिक जहन में आए, अब मैं ये आप लोगों को सजेशन दे रही हूँ, कोई भी टॉपिक आपके जहन में आता है, कुछ भी आप सोचो कि मुझे ये बनाने का दिल कर रहा है इस बारे में, तो स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट थिंग, बी इट अ प्रोडक्ट, अ सर्विस, एनी थिंग विच एवर यू लाइक। जो भी वो टॉपिक हो, उसके अराउंड सब कुछ पढ़ लो आप, ऑल अवेलेबल लिटरेचर। सब कुछ नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली, लेकिन जितना भी आपके कम अक्रॉस हो, उसका एक सोशल पर्सपेक्टिव, उसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव, उसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, सो दैट आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। टेक गुड टाइम, 1 महीना लो, 1 हफ्ता लो, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स। उतना टाइम लेने के बाद तब जब आप कैनवस के सामने बैठोगे ना, तब आपको बहुत क्लियरली पता होगा कि आपको क्या बनाना है, और आपको किसी रेफरेंस पॉइंट की, किसी फ़ोटोग्राफ की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग अगर आर्ट गैलरी सबने देखी होगी, एमयू की आर्ट गैलरी। अच्छा, आप लोगों में से किसको पता है कि एएमयू में एक आर्ट गैलरी है? ये बहुत पता है यार, सब किसी को इतना पता अंडरस्टैंड, नहीं है। इतना मत करो अंडरस्टैंड। पता है लोगों को, आते हैं वेरी लोग गुड, स्कूल वेरी से। गुड, पता होना चाहिए। और विजिट भी करना चाहिए, रेगुलरली विजिट करना चाहिए, इट्स अ ग्रेट प्लेस। तो आर्ट गैलरी में भी जब हमारे पास बहुत सारे वर्क्स आते हैं, जो अदर देन फाइन आर्ट के लोगों के भी वर्क आते हैं, तो उनका भी क्यूरेशन करते हैं हम। एक बार हमने अदनान सर के वर्क का भी क्यूरेशन किया, मैंने ही किया था। क्यूरेशन मैंने आपको बताया था इन द बिगिनिंग, याद है ना सबको? आर्ट गैलरी में कौन सी एग्जीबिशन में कौन सी पेंटिंग कहाँ हैंग होगी, कौन सी नहीं होगी, इज़ दैट गुड इनफ टू बी हैंग्ड ऑन दैट वॉल। वीसी आएंगे देखने के लिए, क्या वो कुछ कंट्रोवर्शियल पेंटिंग तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्यूरेशन में आती हैं। जैसे आर्ट के साथ और भी जैसे अलाइड जो वो है आपके कोर्सेज, जैसे मेडिसिन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स को कैसे हम ट्विन कर सकते हैं दूसरे फील्ड के साथ, उसके ऊपर आप कुछ बता सकें? ये तो आई गेस कुछ क्वेश्चन भी, मतलब थैंक यू फॉर आस्किंग, बट इसका सवाल का जवाब तो आई थिंक आप सभी के पास है। कोई ऐसी जगह बताओ, अभी जो यहाँ हम इसमें बैठे हैं इस हॉल में, दिस रेस्टोरेंट और समथिंग, क्या आपको यहाँ हर जगह आर्ट नहीं दिख रही है? राइट, दिस स्पेस इज ब्रीदिंग एंड ईटिंग आर्ट, यू गाइज ऑल कैन सी। डेकोरेटिव पार्ट हो गया, या कुछ देयर इज अ कैप्शन ओवर देयर, हर चीज़ लाइक द मार्बल फ्लोर, एवरीथिंग दिस इज आर्ट, नथिंग बट आर्ट। तो हर चीज़ में आपको मार्केटिंग के लिए, टू मेक्स समथिंग बोरिंग अट्रैक्टिव इंस्टेंटली, यू नीड आर्ट फॉर दैट, वेदर डिजिटली और थ्रू ट्रेडिशनल मीडियम्स। तो ये तो हर जगह ही है। बाकी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आप सिर्फ स्ट्रक्चर मत समझिए, स्ट्रक्चरली भी हमारे पास अब नाउ इंडिया इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ 2 मेजर बिग आर्ट इवेंट्स। एज वी नो, इंडिया आर्ट फेयर इज़ देयर। दिल्ली में ओखला सबको पता है, राइट? ओखला में एक ओखला बर्ड सेंचुरी के पास आई गेस, एनएसआईसी ग्राउंड। हाँ, एनएसआईसी ग्राउंड्स एक वहाँ पे ऑडिटोरियम, सॉरी ग्राउंड है एक, तो वहाँ पे आपके 2 बहुत मेजर इवेंट्स होते हैं। एक है इंडिया आर्ट फेयर, अभी रिसेंटली मैं वहाँ से इंटर्नशिप करके आई हूँ। मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करूँगी, इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर विज़िट करो। 18 कंट्रीज़ विज़िट करते हैं, 18 कंट्रीज़ ने इस बार पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनली।
इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी अपना वर्क शोकेस करते हैं, नेशनल आर्टिस्ट भी। तो ये बात सेम इम्प्लाई करती है हर पैशन पे। यूजुअली ना टफ़र होता है किसी पैशन को परस्यू करना और उसको अपने एक फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन में तब्दील करना। इट्स टफ़र बट सूनर और लेटर इट विल वर्क फॉर यू if you are enthusiastic about it and if you are driven about that passion. So yeah, that's it. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बार बार रह रही है, पता नहीं क्यों। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमारे पास आप अगर दिल्ली गए हो कभी, ललित कला अकेडमी है, बहुत अच्छी एक अकेडमी है, जैसे मैंने आपको बताया बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है। तो इन सब अच्छा एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है स्पेशली अलीगढ़ में स्टूडेंट्स को, आर्ट के स्टूडेंट्स को, कि यहाँ पे उस लेवल का एक्सपोजर नहीं है लाइक जैसे आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिलता है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो वहाँ पे आपको दिल्ली में मोर देन 300 गैलरीज़ हैं, मोर देन 300। कैन यू बीट दैट? तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने आपको बता दी। बाकी वी हैव आर्ट फेयर्स जो प्रॉपरली डेडिकेटेडली आर्ट फेयर्स ही नहीं है। लाइक आपने सूरज कुंड मेला सुना है? नहीं? थोड़ा सा अलीगढ़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है हम सबको, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं भी बहुत बाद में निकली हूँ डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम अ दिल्ली हाइट। उसके बावजूद भी मतलब टाइम नहीं मिलता था और आपको वो ना आप फील नहीं होती नीड, मज़े कर रहे होते हो आप जब स्कूल ईयर्स में, कॉलेज में। एनीवेज, तो सूरज कुंड मेला इज़ देयर। तो मतलब जितने भी ऐसी जगहें हैं, तो ये सब देयर इज़ दिस फेस्टिवल इन मुंबई, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। ये सारी चीज़ें आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट ही नहीं करती हैं बल्कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती हैं आर्टिस्ट को और आर्टिजन्स को। एंड व्हेन आई से आर्टिजन्स होते हैं आर्टिस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा लेवल का फ़र्क होता है, जिसको हम कहते हैं कारीगर, राइट। आर्टिस्ट की जब हम बात करते हैं एक थोड़ा एलिवेटेड पोजीशन हो गया, लाइक एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रज़ा, लियोनार्डो दा विंची तो पता होगा सबको, लास्ट ईयर एक मूवी आई थी, राइट? थैंक गॉड। ओके, लास्ट ईयर एक मूवी नहीं, एक्चुअली वो वेब सीरीज़ थी, लियोनार्डो दा विंची। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, इन्होंने भी यही इसी पैशन को फॉलो करके, सोचो अगर ये पैशन को नहीं फॉलो करते और सेम कन्वेंशनल मेथड अपनाते टू परस्यू देयर एजुकेशन, तो शायद इतना बड़ा मार्क नहीं क्रिएट कर पाते, राइट? आई थिंक सबसे महंगी पेंटिंग जो बिकी है एक इंडियन आर्टिस्ट वो एम.एफ. हुसैन की है एंड इट्स अराउंड 120 करोड़। या आपने सुना है इस बारे में? रिसेंटली अमृता शेरगिल हैं कि 89 करोड़ उससे पहले। तो ये सब जो बिल्कुल अनबिलीवेबल सी फिगर्स हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं सच में। वो आई थिंक हम आर्टवर्क्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। The title is The Novel. It is inspired by an Iranian painter, Iman Maliki. Iman Maliki is one of my favorite painters. तो उनका अगर ये एक्चुअल आप देखोगे उनका काम, तो उनका तो बहुत ही रियलिस्टिक है। लाइक यू कैन फील द फ्लैश। कहते हैं फील द फ्लैश का मतलब है जब हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग होती है ना, तो यू कैन फील द स्किन, यू कैन सी द पोर्स इटसेल्फ। पोर्स भी आप देख सकते हो, वो तक विजिबल होता है, लाइक फेशियल हेयर्स आपके विजिबल होते हैं। मैं इसमें आपको टेक्निकलिटीज़ बता देती हूँ। लाइक जब भी आप कोई मटेरियल ड्रॉ करते हो, कुछ भी आप ड्रॉ करते हो, वो कोई ना कोई मटेरियल तो होगा ही, राइट? इफ़ इट इज़ हैविंग सम वॉल्यूम तो इट इज़ अ मटेरियल। तो अगर आप वुड ड्रॉ कर रहे हो तो वो वुड लगना चाहिए, मतलब आप दूर से देखो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई आपको बताए कि वुडन चेयर है। तो आपको उस तरह का कुछ करना चाहिए। अब क्योंकि ये विजिबल नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू देयर इज़ अ क्लियर बोल्ड स्ट्रोक हेयर, अ वेरी क्लियर क्रिस्टल लाइन। येलो ऑकर कलर पता है सबको, येलो कलर, ओके, येलो कलर की एक लाइन है वहाँ पे। अगर मैं वो सिंगल स्ट्रोक रिमूव कर देती हूँ ना इसमें से, तो इट विल नॉट लुक वुड, राइट? कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। कुछ ऐसा एक आध स्ट्रोक होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर ड्राइंग अ बलून और अ बॉल, एनी स्फेरिकल थिंग, तो जब तक हम उसमें लास्ट पॉइंट नहीं लगाएंगे ना, लास्ट टच ऑफ वाइट, प्योर वाइट, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं क्रिएट करेगा। और जब तक वो रिफ्लेक्शन नहीं क्रिएट करेगा, इट वॉन्ट लुक स्फेरिकल। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? लाइक व्हेन यू ड्रॉ सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक अ क्लॉथ, लाइक अ वेल, इफ़ आई पुट दिस दुपट्टा लाइक दैट, तो उसके थोड़े फ्लोज आएंगे। तो उसको जब आपको बनाना है, व्हेन यू ड्रॉ दैट,
तो ट्राई टू एक्सर्ट एज लेस प्रेशर एज यू कैन। बहुत हल्के हाथ से आपको, जब आप सॉफ्ट चीज़ बना रहे हैं तो आपको प्रेशर कम रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, आप बहुत अच्छे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हो, राइट? एक दिन आप मंडे को आप बना रहे हो किसी बच्चे का चेहरा, लाइक सेकेंड स्टैंडर्ड का कोई बच्चे को आपने बिठाया है, प्रॉब्ली योर नीस और नेफ्यू, आप उसको ड्रॉ कर रहे हो। तो आप क्या चीज़ ऐसी करोगे कि उसके फेस में वो इनोसेंस आए? आप बना दोगे, सब कर दोगे, आप ट्रेस भी कर लोगे, तो आप सोचोगे कि यार इनोसेंस नहीं आ रही है, मैंने तो ट्रेस पेपर से ट्रेस करा है। कभी नहीं आएगी रिजेम्बलेंस, बिल्कुल नहीं आएगी रिजेम्बलेंस, जब तक आपको उसकी टेक्निक नहीं पता होगी। एंड द टेक्निक इज़ प्रेशर। अगर आप एक सॉफ्ट एक बच्चे का चेहरा बना रहे हैं तो उसमें इनोसेंस तभी आएगी जब उसमें हार्श आउटलाइंस नहीं होंगे, उसकी कलर हैंडलिंग, उसकी रेंडरिंग, उसकी शेडिंग बहुत सॉफ्टली की गई होगी, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी टू दैट, जब आप किसी एल्डरली इंसान को बनाओगे, लाइक प्रॉब्ली 70 ईयर्स का कोई इंसान है, ठीक है, कोई सिटिंग है, तो जब आप उसको बनाओगे उसमें इसका उल्टा होगा। यू विल यूज़ हार्श लाइन्स which will probably enact as wrinkles, और वो मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। वो कैसे दिखेगी? जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स, मैच्योर स्किन कैसे दिखाओगे आप, वो पोर्स भी डालोगे सब। तो ये होता है हैंडलिंग। तो जब आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में ये सब कुछ सीख लेते हो, जब आपकी मास्टरी हो जाती है, बाय दैट टाइम आपको पता चल जाता है कि आपका बेस्ट क्या है। लाइक माइन इज़ पोर्ट्रेट, तो आपको भी वो चीज़ पता चल जाती है, आप उस पे ज़्यादा ध्यान देके उसको अपना एज अ प्रोफेशन उसको कर सकते हो। आप पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन सकते हो, आप कैरिकेचर आर्टिस्ट बन सकते हो। तो न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पेज होता है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कार्टून्स होते हैं, कैरिकेचर्स होते हैं, वो सब आर्टिस्ट लोग ही करते हैं, राइट? लाइक कोई फेमस पर्सनैलिटी है, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के बनते हैं, लाइक अमित शाह का आपने बहुत बार ही देखा होगा, योगी आदित्यनाथ का आपने देखा होगा। तो वो कैरिकेचर्स होते हैं जो एक फन एलिमेंट के लिए बनाए जाते हैं। हाँ, ये अगेन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एक बहुत कंसेप्चुअल आर्ट वर्क है। बाय द वे, दिस इज़ दिस बिग, इट्स अ वेरी बिग आर्ट वर्क। ये मोइनुद्दीन आर्ट गैलरी में अभी प्लेस्ड है। पहली बात तो हम इस तरह के आर्ट वर्क को कहते हैं आर्ट इंस्टॉलेशन, आर्ट वर्क विच इज़ इंस्टॉल्ड एट अ प्लेस, राइट? नॉट परमानेंटली, ईदर परमानेंटली और टेम्परली, उसको हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो बेसिकली इसका टाइटल है रिफ्लेक्शंस ऑफ साइलेंस। आई डोंट थिंक सो मैं इस पे ज़्यादा बात करूँ, इट्स अ मैच्योर टॉपिक। एनीवेज, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जिसमें कि आपका ईव टीजिंग आ जाता है, जिसमें आपका हरासमेंट केसेस आ जाते हैं। और इनफैक्ट आई थिंक गलत होगा बात नहीं करना इन चीज़ों पे। दिस इज़ हाई टाइम वी मस्ट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। पता है क्या होता है ना, एक जैसे शायर होता है, एक राइटर होता है, स्टोरियन होता है, उनके पास उनके पेन की, उनके कलम की ताकत होती है। हम आर्टिस्ट जो होते हैं, हमारे पास ब्रश की ताकत होती है। तो एटलीस्ट दिस मच वी कैन डू कि हम उसको एक प्रॉब्लम है, एक कंसर्न है, सोसाइटल कंसर्न, एंड दैट टू अ हैवी कंसर्न विच इज़ नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। जब मैंने ये बनाया था, मुझे कुछ लोगों ने बोला था, कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ ही करते हैं, तो किसी ने मज़े में मुझे बोला था कि यार ये तो इट्स अ वेरी ओल्ड टॉपिक, व्हाई यू हैव कम अप विद सच एन आइडिया। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, इज़ इट स्टॉपिंग एनीवेयर? क्या हम कुछ कर पा रहे हैं? तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि रिफ्लेक्शन, साइलेंस जो होता है ना, बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। और ये साइलेंस किन की है? हमारी, आपकी। ये हम सब लोगों की साइलेंस है कि जब भी ऐसा कुछ हो रहा होता है तो हम चुप रहते हैं। इनफैक्ट जिनके साथ होता है वो भी कुछ कम ही लोग होते हैं जो आगे आके बात करते हैं, राइट? तो वी मस्ट, ये टैबू जो चीज़ें हैं, हमें इनको टैबू नहीं रखना चाहिए, एंड वी शुड स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। आप देख सकते हैं ये दो मिरर्स हैं विच हैव बीन प्लेस्ड इन अ शेप ऑफ एन ओपन नोटबुक, अ नोटबुक विच प्रॉब्ली कैरीज स्टोरीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ lakhs of women who have gone through some kind of eve teasing or some kind of sexual harassment, some kind of abuse, verbal abuse, anything. ये एक आर्ट वर्क है फोटोग्राफी कैटेगरी में, ठीक है? फोटोग्राफी भी आर्ट में आती है, बाय द वे। कितने लोगों को पता था यहाँ ये बात? चलो, कुछ लोगों को पता था, फोटोग्राफी आर्ट में आती है, ठीक है? ओके। तो ये जो मेरी फ़ोटोग्राफी है, ये भी कंसेप्चुअल फ़ोटोग्राफी है। जैसे वो कंसेप्चुअल आर्ट वर्क था, ये भी कंसेप्चुअल फ़ोटोग्राफी है। आपको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये? ट्री, राइट, करेक्ट, इट्स अ लॉग ऑफ अ ट्री।
सो Okay. गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा. एकेडमिकली एक आर्टिस्ट की लाइफ होती है. कंट्रास्ट में हमारे पास एक और आर्टिस्ट हैं, अदनान अदनान भाई. जो भी नुसरत अपनी सारी चीज़ें करी हैं, इन्होंने फाइन आर्ट्स का कोर्स किया, BFA किया, MFA किया, नाउ शी इज़ इन PhD. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बट स्टिल आई एम बीइंग एन आर्टिस्ट. आई हैव ग्लोबल सेल्स, आई हैव डन गुड इन माई academics and other things also. So first of all, प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट्स को? जो आप करना चाहते हो कि मुझे पोर्ट्रेट्स बनाने हैं, मुझे कैलीग्राफी करनी है, मुझे पेंटिंग करनी है, कभी सोचा है इस चीज़ को लेके कि करेंगे कैसे? प्रॉब्लम्स आई थी ना, फैमिली ने मना किया, हॉबी तो है, आर्ट को हमेशा हॉबी की तरह ही देखा गया है. कभी किसी ने प्रोफेशनली सोचा है इस चीज़ को करने के लिए कि प्रोफेशनली कैसे करेंगे? एम हुसैन की पेंटिंग इतनी महंगी बिक रही है, इनकी पेंटिंग इतनी महंगी बिक रही है, प्रोफेशनली हम कैसे कर सकते हैं? तो शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप शुरू कहाँ से करेंगे. और ये प्रॉब्लम शुरू होती है हर किसी की स्कूल लाइफ से. स्कूल में हर कोई बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, बहुत अच्छी कैलीग्राफी करता है, बहुत कुछ आता है सबको करना. अब प्रॉब्लम कहाँ पड़ती है सबको कि अब आगे क्या करेंगे? 10th के बाद कौन सी डिग्री लें? आर्ट्स चूज़ कर लें, साइंस कर लें या कॉमर्स ले लें? आता है ना क्वेश्चन माइंड में. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको हमेशा अपनी एकेडमिक्स को ख़राब करना है. सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो है कि आप आर्ट को क्या समझते हो. अगर आप आर्ट को ये समझते हो कि मुझे कुछ पैसे कमाने हैं तो ये मत चूज़ करना, नहीं कर पाओगे, 6 महीने बाद छोड़ दोगे. और आर्ट को ये सोचते हो कि मुझे आर्ट पसंद है, मुझे यही करना है, तब आप कर पाओगे. मैं जब 9th क्लास में था, मेरी फादर की डेथ हुई थी, एंड बिफोर माई फादर्स डेथ ही टोल्ड मी वन थिंग जो मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ और सबके लिए अप्लाई होती है ये चीज़, जो भी अपनी फील्ड में कुछ करना चाहता है. और मैं जो भी काम करता हूँ हमेशा उसी चीज़ को अप्लाई करता हूँ कि अगर आपको लाइफ में वाकई में कुछ करना है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसमें से पैसे का कॉन्सेप्ट हटा देना. और पैसे का कॉन्सेप्ट हटाने के बाद भी अगर आपको वो चीज़ करनी है तब वो आपकी चीज़ है. अगर आप पैसा लेके बैठे रहोगे तो कभी कर ही नहीं पाओगे. मेरे भी शुरुआत यही हुई थी. तो मैंने 12th के बाद कोविड में शुरू किया कि घर पे बैठे हुए क्या करें, खाली बैठे हुए, तो सब लोग ड्राइंग वगैरह करनी शुरू करी कि मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पोर्ट्रेट बना लेता हूँ, वो पोर्ट्रेट बना लेता हूँ. ऑल्दो ड्राइंग बहुत बुरी थी, ठीक है. माइंड में ये आया कि चलो, और शुरुआत पेंसिल आर्टिस्ट से नहीं थी, शुरुआत थी पोर्ट्रेट स्टोर से कि मैं एक स्टोर बनाऊँगा जहाँ पे लोगों के मैं कमीशन वर्क्स करूँगा. और क्या हुआ मेरे साथ, 1 साल तक कुछ ऑर्डर नहीं आया, ना कुछ मिला, ना कुछ इम्प्रूव किया. तो प्रॉब्लम ये भी थी. बट आफ्टर डैट मुझे एक ऑर्डर मिला, कितने का था पता है? 200 रुपये का, सबसे पहला ऑर्डर मेरा. और आज सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जब तक मेरा गया है US के लिए, वो इट वाज अराउंड $500 जो मैंने बेचा था. I think we can have a. अब जर्नी के साथ ये है कि 200 रुपये से $500 बना कैसे, ये 5 साल लगे इसको बनने में. तो शुरुआत जैसे मैंने कहा कि पोर्ट्रेट स्टोर से करी थी कि मैं पैसे के माइंड को लेके सोच रहा था कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा आ जाए, यहाँ से मैं थोड़े से पैसे कमा लूँगा कि ये मैं खर्च कर लूँगा, ये खर्चे मेरे उठ जाएंगे. ये सोच के करोगे तो नहीं होने वाला. पहले आर्ट को समझो, आर्ट है क्या. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, आप मान लो बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाते हो, बहुत अच्छी आपकी स्किल है, बहुत अच्छी आपकी आर्ट है, बहुत कमाल का आप आर्ट करते हो. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, आप आर्टिस्ट कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे. कह पाओगे खुद को आर्टिस्ट कि मान लो बहुत कमाल का पोर्ट्रेट बनाते हो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, जो मेरी जर्नी में प्रॉब्लम आई थी, मैं एक बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाता था, बहुत ज़्यादा कमाल के पोर्ट्रेट्स होते थे आफ्टर 2 years ऑफ हार्ड वर्क. बट स्टिल मैं आर्टिस्ट नहीं कह पा रहा था खुद को. क्यों नहीं कह पा रहा था? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 2 चीज़ें होती हैं, क्राफ्टमैन और आर्टिस्ट. क्राफ्टमैन का काम होता है कि किसी भी एक चीज़ को बना देना. कि एक जैसे कि मान लीजिए कारपेंटर है, बहुत अच्छा सोफ़ा उसने बनाया, क्या वो आर्टिस्ट हो गया? नहीं. अगर जब आर्टिस्ट करेगा उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, उसका देखने का नज़रिया अलग होगा, वो अलग स्टाइल से बनाएगा, अलग तरीके से बनाएगा. सो आर्टिस्ट की जर्नी क्रिएटिविटी से जुड़ी है. अगर आप क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हो तो आप आर्टिस्ट वाली फील्ड में कैसे जाओगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं बहुत स्किल्ड हूँ. स्किल्स एक पार्ट है. आर्टिस्ट बनने के लिए आपको पहली चीज़ है क्रिएटिविटी, आपकी थ्योरी, आपके एक्सपेरिमेंट्स, आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कि आप कैसे समझते हो, कैसे करते हो. तो यहीं से ही मेरी पोर्ट्रेट की जर्नी ख़त्म हो गई 2 साल. अब जर्नी की शुरुआत में जब मैंने पोर्ट्रेट्स कंप्लीट कर लिए कि मुझे पोर्ट्रेट्स नहीं करने, सब लोगों ने मना करा, क्रिटिक्स आए. इवन सबसे बड़े क्रिटिक्स पता है कहाँ से आए? तुम्हारे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से आए. सबसे ज़्यादा उन लोगों ने मुझे अपोज किया कि क्यों बना रहे हो. भाई अच्छा सवाल है कि मैं बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना सकता हूँ, वजह क्या है बनाने की? क्या मतलब है उसका?
मैंने एक बहुत अच्छा स्केच बना दिया अपने किसी दोस्त का, मतलब क्या है? तो मैं यहीं पे फंस गया कि आता तो बहुत कुछ है, मतलब क्या है? तो पहली चीज़ शुरुआत हुई लर्निंग से कि आपको सीखना पड़ेगा कि आर्ट है क्या एक्चुअल में। आर्ट का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ को बना सकते हो। आर्ट का मतलब कि आपकी आर्ट से कुछ मीनिंग निकले। बेसिकली आर्ट इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती है, आर्ट होती है एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपनी लर्निंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक क्राफ्टमैन बन के ही रह जाओगे एट द सेम टाइम। यही चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी जब हम लोग गए थे सेंट्रल जोन। मैं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, हम 6 लोग गए थे यहाँ से फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से, और मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट का था जो कम्पीट कर रहा था। यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में मैं इंस्टॉलेशन आर्ट प्रेजेंट कर रहा था। मैंने पेंसिल्स में काम किया है, पेंटिंग्स में काम किया है, चारकोल पे, हर मीडियम पे मैंने काम किया है। तो मेरे लिए पहली बार था इंस्टॉलेशन आर्ट। तो वहाँ पे सबसे हमको टॉपिक मिला था कम्युनल हार्मनी। सबको पता है कम्युनल हार्मनी? ईजी सा टॉपिक है। क्या होता है कम्युनल हार्मनी? कम्युनल हार्मनी होता है बेसिकली एकता को दिखाना, सिंपल वर्ड्स में, कि आप यूनिटी को डिफाइन कर रहे हो। अब वहाँ पे इजी सा टॉपिक हमको मिला, तो सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई कि चार चार धर्म बना दिए, एकता दिखा दी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आर्ट इम्प्रेस करने के लिए होती है? अच्छी तो लग रही है उनकी इंस्टॉलेशन, मेरे इंस्टॉलेशन में क्या डिफरेंस था? मेरे इंस्टॉलेशन में इम्प्रेसिव नहीं था, वो एक्सप्रेसिव था। मैंने उसके अंदर उनकी एजुकेशन, हमारी क्या में पॉलिटिकल एजेंडाज, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी लर्निंग, हमारे 1947 की आज़ादी, सारी चीज़ों से इंस्टॉलेशन आर्ट में डिपेक्ट करी थी। तो दैट इज़ हाउ वी वॉन दैट कॉम्पिटिशन, नॉट बिकॉज इम्प्रेशन बट बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन। तो पहली चीज़, आप बहुत अच्छी चीज़ें बनाओ लेकिन आपके एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है उस आर्ट में। सारी बातें हो गई कि आर्ट क्या होती है, अब आते हैं कि ग्रो कैसे करना है। सबके माइंड में यही है कि बनेंगे कैसे आर्टिस्ट, समझ में तो आ गया कि हाँ ये बना लिया, वो बना लिया, ये सीख लिया, वो सीख लिया, करोगे कैसे? अब मान लो कुछ लोग साइंस से हैं, ठीक है, कुछ लोग कॉमर्स से हैं, कुछ लोग मैथ्स में हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल्स में हैं। आर्ट कैसे परस्यू करोगे? सबसे बड़ा जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो है आपके फ़ोन में। क्या है प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बेसिकली इस टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप एज अ आर्टिस्ट वहाँ एकेडमिकली ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आप सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, जो मैंने किया था, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। वहीं से ही वो $200 $500 में कन्वर्ट हुए। अब कैसे करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप जब सोशल मीडिया पे आओ, अपने आर्ट को शो करो, आपकी प्रोग्रेस को शो करो कि आपने आर्ट कैसे कर रहे हो। लेकिन उससे पहले आप अपनी आर्ट के स्किल्स पे काम करो, आर्ट को सीखो, समझो कि आर्ट है क्या, आपके टच को समझो कि आप किस चीज़ में बेहतर हो। जब आप वो समझ जाओगे, फिर उसके बाद आप उस चीज़ पे आओ कि मुझे सोशल मीडिया पे ऐसे ग्रो करना है। अगर ये सोच के आओगे कि मैं 4 लोगों के पोर्ट्रेट बनाऊँगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो रहने दो, छोड़ दो। कुछ वक्त बाद आप खुद भी छोड़ दोगे उस चीज़ को। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब सोशल मीडिया पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बनाओगे क्या? सिर्फ आर्टवर्क के फ़ोटोज़ डालने हैं? नहीं डालने आर्टवर्क के फ़ोटोज़। आर्टवर्क के फ़ोटोज़ से कुछ नहीं होने वाला। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वीडियो फॉर्मेट का। आप लोग कंटेंट किससे कंज्यूम करते हो? वीडियो फॉर्मेट में करते हो ना? रील्स देखते हो, यूट्यूब देखते हो, वही देखते हो। तो बेसिकली आप अपने आर्ट को वीडियो फॉर्मेट में दिखाओ कि आपकी वीडियो फॉर्मेट में आपकी आर्ट कैसी लगेगी। उसका प्रोग्रेस दिखाओ कि आपने कैसे बनाया है उसको, उसकी थ्योरी, उसकी नॉलेज, उसके बारे में लिखो, अपने आर्ट के बारे में। तो यहाँ से आपका सोशल मीडिया की ग्रोथ शुरू होगी। इंस्टाग्राम हो गया आपका, और यूट्यूब हो गया, या फिर आप अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे और जब आप ग्रो कर जाएंगे उस लेवल पे, जब आप सीख जाएंगे, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सबसे इंडिया में इट्सी। इट्सी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कि आप एज अ सेलर, आर्टिस्ट सेलर, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो और अपने आर्टवर्क को ऑल ओवर द इंडिया एंड आफ्टर दैट इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकते हो अपने आर्टवर्क्स को। दैट इज़ हाउ सोशल मीडिया थिंग्स वर्क। और सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आपको ग्रो करना है एज एन आर्टिस्ट। आपको अपने पैसे कमाने हैं, आपको फाइनेंशियली हेल्प भी मिलेगी, आप एज एन आर्टिस्ट भी ग्रो करोगे, लेकिन यूनिकनेस इज द की। अगर आप यूनिक नहीं हो आर्टिस्ट में, क्योंकि भरे पड़े हैं आर्टिस्ट, भरे बैठे हुए हैं एक से एक, आपसे अच्छे अच्छे भी हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, स्टैंड आउट कैसे करोगे? वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो अभी तो आप लोग काफ़ी स्कूल्स टाइम में ही होंगे, स्कूलिंग में ही हैं सब लोग। अब इसके बाद क्या चूज़ करना है? कुछ लोग आर्ट्स में हैं, ज़्यादातर लोग आर्ट्स चूज़ करिए, या फिर सब लोग साइंस और कॉमर्स के ही हैं? यहाँ पे नॉन आर्ट्स कितने हैं, नॉन जिन्होंने आर्ट्स नहीं लिए? काफ़ी सारे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, सबसे पहले अगर आप एमयू आ रहे हो, अगर आप एमयू के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एमयू में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। आपका फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है,
अब वहाँ जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, उसकी कोई वो नहीं है रिक्वायरमेंट कि आपको किसी फील्ड से होना है। और दूसरी चीज़, अगर नहीं हो पाते जो मैंने किया था, मैं भी फाइनल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं किया उस चीज़ को करने के लिए। और ऑल्दो मुझे एडमिशन मिल गया था, बट मैं नहीं ले पाया, मुझे कॉमर्स लेनी पड़ी एट द एंड। उसके बाद मुझे फाइन आर्ट्स क्लब मिला, जहाँ से मैं चीज़ें ग्रो करनी शुरू करी। उसी फाइन आर्ट्स क्लब ने मुझे आर्ट के बारे में सिखाया, आर्ट की जर्नी के बारे में सिखाया वहाँ के लोगों ने। और वहाँ के लोग कौन होते हैं? अर्शान जैसे और मसरत भी जैसे, जो लोग हम लोग फाइन आर्ट्स के बारे में सिखाते हैं, तो वहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब आते हैं बात, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस आउट कर जाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे आ जाओगे, आप लोग आर्ट भी इम्प्रूव कर लोगे, सेल कैसे करोगे आर्ट को? ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई मैं आर्ट सेल कैसे करूँ? मेरी आर्ट तो बहुत अच्छी है, मेरी थ्योरी भी अच्छी है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, सेल कैसे करोगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप ही के आर्ट वर्क में छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? सोच के देखो, यहाँ पे 10 आर्टिस्ट हैं, उन 10 आर्टिस्ट से आपको स्टैंड आउट करना है कि आपका आर्ट वर्क कैसे अच्छा है। कैसे आएगा? जब आप एक यूनिक चीज़ बनाओगे, उस यूनिक चीज़ के अंदर ही आप जब थ्योरी को इंटरप्रेट करोगे, तब वो चीज़ अलग रिफ्लेक्ट करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको रीच आउट करना पड़ेगा अलग ऑडियंसेस को, अलग प्लेटफॉर्म्स को, जहाँ पे आप अपने आर्ट वर्क को सेल करोगे। अब सेल करने के लिए सिर्फ अमेज़न और फ्लिपकार्ट में मत बैठ जाना, कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ इट्सी के बारे में मैंने बताया, सोशल मीडिया के बारे में मैंने बताया, और एक चीज़ आती है आर्ट प्रिंटिंग बिजनेस। किस किस को पता है इसके बारे में? क्या होता है, प्लीज़ बताएंगे? तो बेसिकली आर्ट प्रिंटिंग बिजनेस होता है कि जहाँ पे अपने आर्ट वर्क को सेल नहीं करते हो, आप आर्ट वर्क के प्रिंट्स को सेल करते हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि अब जो आर्ट वर्क के प्रिंट्स आप बेचोगे, तो आपको आर्ट वर्क सेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके प्रिंट्स बिकेंगे। अब उसको रीच आउट करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा स्क्वायर स्पेस। एक बार आप लोग उस पर ज़रूर रीच आउट करना, वहाँ से अपने वेबसाइट्स को वो हेल्प करता है हमारे जैसे आर्टिस्ट को अपने प्रिंट्स को बेचने में। आर्ट प्रिंटिंग बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि आर्ट वर्क सेल नहीं होते, वहाँ प्रिंट सेल होते हैं। आर्ट प्रिंटिंग बिजनेस, क्योंकि आप आर्ट वर्क सेल नहीं करोगे, आप प्रिंट सेल करोगे, तो आपकी सेल्स वहाँ से आएगी। और सबसे पहली चीज़, क्लाइंट्स के लिए काम करना चाह रहे हो कि मुझे पोर्ट्रेट्स बनाने हैं लोगों के, कि मैं ये पोर्ट्रेट बना लूँ, वो पोर्ट्रेट बना लूँ, एक पॉइंट तक करोगे, 1 साल 2 साल, फिर उसके बाद एक आर्ट ब्लॉक आएगा, जिसके बारे में अर्शान ने बात करी थी कि आर्ट ब्लॉक सिर्फ आर्ट वर्क तक वहाँ सीमित नहीं है कि आपको वहाँ रुक गए कि मुझे आर्ट वर्क नहीं मिल रहा करने को। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पे आपको क्लाइंट्स भी नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं वो लोग जो आपको पैसे देंगे। और पैसे क्यों देंगे हर वक्त? सिंपल चीज़ है। तो उस चीज़ को डील करने के लिए सबसे पहली चीज़, अब आपको आर्ट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप आर्ट को नहीं समझ रहे हो, तो एट द सेम टाइम आप लूज़ कर दोगे अपने कॉन्फिडेंस को, अपने पैशन को 1 2 या 2 साल में। मुझे भी 5 से 6 साल लगे हैं यहाँ पहुँचने में, अपना प्लेटफॉर्म बनाने में। ऑल्दो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ फॉलोवर इन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, बट स्टिल आई हैव दोज पीपल जो मेरे क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, फिर इंडियन क्लाइंट्स हैं। वो लोग मुझे पोर्ट्रेट बनाने को नहीं कहते कि भाई ये पोर्ट्रेट बना दो, वो पोर्ट्रेट बना दो, वो मैं 2 साल पहले छोड़ चुका हूँ करना। अब मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, उन प्रोजेक्ट्स को बनाता हूँ जो उनको चाहिए होते हैं। उनको कंसेप्चुअल वर्क चाहिए, अपने स्टूडियो के लिए चाहिए, या फिर उनको थ्योरेटिकल वाली अलग आर्ट वर्क्स चाहिए। उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए जो अपने आर्ट वर्क को सेल करे, कि मैं डिजिटल वर्क भी करता हूँ, उस डिजिटल वर्क को हैंडीक्राफ्ट में लेके आता हूँ। तो यहाँ से एक बिजनेस बनता है आपका। बिफोर टॉकिंग अबाउट द वर्क्स, मैं एक ये क्वेश्चन था कि जो मैंने मसरत अपनी से पूछा था कि आर्ट के साथ दूसरे जो फील्ड्स हैं उनको कैसे क्लब किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स के बच्चे बैठे हुए हैं, अगर किसी को आर्ट्स में नहीं जाना है फुल फ्लेश, तो कैसे अपने जो फील्ड में अभी हैं उसको रहते हुए आर्ट को इंटीग्रेट कर सकता है उस फील्ड के अंदर। ठीक है। तो जैसे कि मेडिकल फील्ड होती है, मेडिकल फील्ड में आर्ट का यूज़ होता है, आर्किटेक्चर में आर्ट का यूज़ होता है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में कहीं ना कहीं आर्ट का यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम माय फील्ड कॉमर्स में कहीं आर्ट का यूज़ नहीं होता है। मार्केटिंग इज आर्ट, मार्केटिंग इज आर्ट। मार्केटिंग करने के लिए आपको आर्टिस्ट बनना पड़ता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। मार्केटिंग इज स्टोरी टेलिंग। यस, वी कैन से दैट कि हम लोग अपनी क्रिएटिव नॉलेज को ज़रूर यूज़ करते हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट में सबसे स्टैंड आउट स्टूडेंट था, कॉमर्स डिपार्टमेंट का। टीचर्स मुझसे बहुत इंप्रेस रहते थे, नॉट बिकॉज मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, बट आई हैव दैट क्रिएटिव कॉलिंग कि मैं क्रिएटिव तरीके से उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूट करता था। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अलग होती थी, यूनिक होती थी। तो एक आर्टिस्ट काफ़ी अलग तरीके से ग्रो करता है।
आप मार्केटिंग फील्ड में अगर जाओगे तो वहाँ पे तो भरी पड़ी हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी, नॉट बिकॉज कि आप आर्ट में बहुत स्किल्ड हो, बट आपकी क्रिएटिव नॉलेज बहुत स्किल्ड है। सो अब आर्ट के बारे में बहुत बात हो गई, कैसे ग्रो करना है, अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि ठीक है। सॉरी, इस पे क्वालिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही है इनके आर्टवर्क को। इनके इंस्टाग्राम पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको हाई क्वालिटी में इनके वर्क्स देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने हाई क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सिंपल सा आर्टवर्क है, बहुत सिंपल सा है कि एक घोड़े के ऊपर एक ईगल बैठी है, बहुत सिंपल सा लग रहा होगा। इसके पीछे को थोड़ा सा कोई डिफाइन कर सकता है जिसको कुछ समझ में भी आ रहा हो, थोड़ा बहुत भी, कोई अगर कुछ कहना चाहे इस आर्टवर्क के बारे में, अगर जो भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा हो। एनीवन? श्योर। In this artwork, it looks like one animal, one character runs faster and other one fly high. तो बेसिकली अब यहाँ पर जो मैंने एक चीज़ कही थी, यूनिकनेस और क्रिएटिविटी, आपकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन कैसे काम करती है। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि आप कैसे काम करोगे। पहली चीज़, सिंपल सा एक घोड़ा है और सिंपल सी एक ईगल है। अब यहाँ पे मैंने दो मटेरियल्स का यूज़ करा है, ग्रेफाइट एंड चारकोल, पता है सबको? ठीक है, तो ग्रेफाइट का काम होता है, ग्रेफाइट जो शाइन करता है बहुत ज़्यादा जब हम उसको डार्क मीडियम में यूज़ करते हैं, और चारकोल बिल्कुल भी शाइन नहीं करता। अब ये दोनों चीज़ें कौन है? ये मेरी खुद की स्टोरी बता रहे हैं। ये दोनों कैसे बता रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक घोड़ा है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़े के पास एक फ्रीडम होती है, बट उस फ्रीडम में आप लोग एक चीज़ मिस आउट करोगे कि उसके चेहरे पे क्या बंधा हुआ है, उसके स्ट्रैप्स बंधे हुए हैं। ये फ्रीडम को रोक लेता है कि जैसे कि आप अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आपका बेटा ग्रो करना चाह रहा है, आपका बच्चा ग्रो करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर, सोसाइटल एस्पेक्ट्स उसको रोक लेते हैं, ग्रो करने नहीं देते, आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। वहीं पर एक ईगल होता है जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो उड़ना चाहता है। यही आपके वो ड्रीम्स हैं, यही आपका वो पैशन है। और ये दोनों चीज़ें आपको डुअलिटी ऑफ बॉन्ड ये डिफाइन करता है कि आप कितना बैलेंस आउट करते हो। जैसे कि मैं अपने ड्रीम्स को भी फॉलो कर रहा हूँ साथ ही साथ में, बट स्टिल मैंने अपने एजुकेशन कभी नहीं छोड़ा, मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। वो प्रेशर था फैमिली का, वो सोसाइटल प्रेशर था, उसको नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी प्रेशराइज करी, फैमिली प्रेशराइज करी, फैमिली को हटाओ, हम तो पैशन को फॉलो करेंगे, तो फिर पैशन को छोड़ो, हम सोसाइटी को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है, आप दोनों चीज़ें फॉलो कर सकते हो। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी, थोड़ा हेक्टिक होगा लेकिन आप बैलेंस कर लोगे। उस चीज़ को डिफाइन करता है कि फ्रीडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, कि आपके पैशन को आप फॉलो करना चाहते हो, बट स्टिल आपकी सोसाइटी आपको रोक रही है उसको करने से। ना ये तो काफ़ी कॉमन आर्टवर्क है। ये मेरा पोर्ट्रेट है जो मैंने काफ़ी 3 साल पहले किया था, जब मैंने पोर्ट्रेट छोड़ दिए थे। ये वही आर्टवर्क है, तो काफ़ी रियलिस्टिक से था, काफ़ी डिटेल्ड था। इसके बारे में ये आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा ही होगा वैसे। ये नेट जो कि उस पर मैगजीन पे आ चुका है, स्टीवन मैकरी का फोटोग्राफ था। ये काफ़ी वायरल आर्टवर्क था मेरा, काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने भी मुझे इसके ऊपर प्रेज़ किया था कि बहुत डिटेल, बहुत रियलिस्टिक बनाया है। तो ये बहुत सिंपल सा आर्टवर्क है, बस इसके अंदर कोई ज़्यादा डिपिक्शन नहीं है। दिस इज़ वाई मैंने आर्टवर्क को छोड़ा था कि पोर्ट्रेट्स के अंदर आप ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते हो स्टोरी को। डिपेंड करता है कि आपकी पोर्ट्रेट्स कितने अच्छे से डिफाइंड है। नाउ दिस इज़ द आर्टवर्क जिसकी वजह से मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले। अब किसी के समझ में आ रहा है क्या है ये एक्चुअल में? आँख तो सबको दिख रही होगी, अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है इससे? ओके, सो बेसिकली ये जो आर्टवर्क है इसका नाम है सोलेस, जो मैंने दिया था। और ये आर्टवर्क ही उन लाइफ्स को डिफाइन करता है, हमारी स्टूडेंट लाइफ्स को। कैसे डिफाइन करता है कि ये जो बोट है, ये पेपर की बोट है, जो हमारी एजुकेशन है, हमारी पढ़ाई, जो साथ में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स अनसर्टेन होते हैं अपनी लाइफ्स को लेके कि आगे जाके हमें अपनी एजुकेशन से वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैशन से वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत साल पढ़ाई की, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब या फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये उसके ऊपर है कि होप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि एट एक पॉइंट पे आके वो होप भी ख़त्म हो जाती है आपकी। तो और स्टूडेंट में क्या करता है, वो स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। तो उस चीज़ को डिफाइन करता है कि आपके पास होप तो है लेकिन वो होप अनसर्टेन है। आपको पता है मैं ये कर लूँगा, पक्का पता है कर लूँगा,
वो एक अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है कि स्टूडेंट जो सुसाइड कर लेते हैं बहुत सारे, सुसाइडल के ऊपर। ओके, दिस वाज माय फर्स्ट आर्ट वर्क जो मैंने कंसेप्चुअल तरीके से बनाया था। दिस वाज माय फर्स्ट वन। मैंने पोर्ट्रेट जब छोड़े थे, ये पहला था जो मैंने किया था। कोई इसको समझता है इस आर्ट वर्क को, अगर थोड़ा बहुत भी दिख रहा है? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि बेसिकली ये आर्ट वर्क बनाने के लिए मैं दिल्ली गया था। दिल्ली मैंने एक्सप्लोर किया बहुत ज़्यादा, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला था इस वजह से, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट वर्क होता क्या है। जामिया में गया, काफ़ी सारे स्टूडेंट से मिला, उनकी समझा कि वो लोग कैसे करते हैं अपनी चीज़ों को। उसके बाद आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस आर्ट वर्क। एक रेनडियर है, उसके पास 2 हॉर्न्स हैं, एंड जो 2 हॉर्न्स हैं वो ट्रीज़ हैं। एक ट्री है जो शेड कर चुका है अपने पत्तों को, और दूसरे के पास अभी भी पत्ते हैं, और एक बर्ड है जो फ्लाई कर रही है अपने पुराने घर से नए घर की तरफ। इट्स लाइक इट्स नेम इज ऑटम, एन एक्सप्रेशन दैट ऑल्टर्स एवरीथिंग। इट्स लाइक अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ जो चेंज होता है। एक जब आपके मुश्किल वक्त में आपका ही जो साथी, जो बर्ड है, जो आपके इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो आपको छोड़ देते हैं, लेकिन वो एंड नहीं होता। इसलिए इसका नाम ऑटम है, क्योंकि ऑटम के बाद क्या आता है? स्प्रिंग। आपकी ग्रोथ वापस आती है, आप फिर से उस चीज़ को सीखते हो, वो चीज़ वापस से आनी शुरू करती है। रेनडियर का सिग्निफिकेंस है कि आपकी ग्रोथ को डिफाइन करता है। ऑटम की सीजन में रेनडियर सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। अब ये सारी चीज़ें एक सर्किल में क्यों है? इसका भी रीज़न है क्योंकि ये चैप्टर ऑफ लाइफ जो है वो सर्किल में है, जो सर्कुलरली आपको चलता रहेगा, वो बैलेंस होती रहेगी ये चीज़। ये उस चीज़ को डिफाइन करता है कि बुरे वक्त में आपके ही अच्छे लोग आपको छोड़ देते हैं, उसके बाद नए घर की तलाश में, लेकिन आपका वो एंड नहीं होता। आप उसके बाद आपका नया चैप्टर आता है और आप फिर से ग्रो करते हो। दिस वॉज द पोर्ट्रेट जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पोर्ट्रेट था मेरा। ये शायद आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ज़्यादा अच्छे से क्लियरली देख पाएंगे इसको। इस पोर्ट्रेट का नाम है एबहॉरेंस, और एक्चुअली ये सबसे डिटेल्ड आर्ट वर्क है जो मैंने आज तक किया है, और इसका मुझे टाइम लगा था अराउंड, कोई गेस कर सकता है कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में? जो सबसे डिटेल्ड आर्ट वर्क है मेरा आज तक का। इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स में बताइए कि कलेक्टिवली कितने घंटे लगे होंगे इसको बनाने में? हाँ, बस। बेसिकली इस आर्ट वर्क को बनाने में 150 प्लस आवर्स लगे हैं। अब क्यों लगे हैं? ये आर्ट वर्क मैंने शुरू करा था आई गेस इन 2021। 2021 में मैंने शुरू करा था इस आर्ट वर्क को, और मैंने छोड़ दिया था थोड़ा सा करके। क्यों? क्योंकि मैं डर गया था कि भाई ये हो नहीं सकता, ये बहुत डिटेल्ड है, बहुत टाइम जा रहा है इसके अंदर, तो इसको छोड़ के। बट ये पूरा आर्ट वर्क ग्रेफाइट से बना है। इसके डार्क कोड, डार्क वैल्यूज इतने स्मूथ और इतने डिटेल्ड हैं, वो सब ग्रेफाइट से किया है। एट दैट टाइम 2021 में मैं ग्रेफाइट को सीख रहा था, ग्रेफाइट कैसे काम करता है, ग्रेफाइट को कितना डार्क आप कर सकते हो, कितना आप उससे समझ सकते हो। उसके बाद मैंने इस आर्ट वर्क को छोड़ा एंड आई वर्क ऑन डिफरेंट आर्ट वर्क्स। ग्रेफाइट को समझने के लिए मैंने एलिफेंट ड्राइंग करी, काफ़ी सारी अलग अलग एनिमल्स पे काम किया, वैल्यूज़ को समझा। इसीलिए ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप जब भी अपने मीडियम को चूज़ कर रहे हो अपने आर्ट वर्क के, ये ध्यान में रखो कि आप अपने मीडियम को कितने अच्छे से समझते हो। अगर आपको मीडियम समझ में नहीं आ रहा ना, आप उससे आउटकम निकालने में और डिफिकल्टी होगी। ग्रेफाइट एंड चारकोल मैंने 5 साल लगाए हैं। मुझे ग्रेफाइट इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इतना ज़्यादा मुझे चारकोल पे कमांड है कि मैं आंख बंद करके भी उससे आउटकम निकाल सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी, कौन सा टूल कहाँ यूज़ होगा, कितनी वैल्यूज़ आपकी यूज़ होंगी, कौन सी पेंसिल कहाँ यूज़ होगी। इट्स नॉट अबाउट द पेंसिल। पेंसिल का आप HB2 आप लोगों ने 12B तक देखा होगा पेंसिल, लेकिन उसके अंदर वेरिएंट्स होते हैं कि आपकी मैट ब्लैक कौन सी पेंसिल है, आपकी कार्बन पेंसिल कौन सी है। कार्बन पेंसिल सुना है किसी ने? चारकोल तो सुना होगा, कार्बन सुना है? कार्बन पेंसिल होती है जो चारकोल और ग्रेफाइट दोनों के बीच में आती है, वो दोनों को मिक्स करने में हेल्प करती है, थोड़ी कॉस्टली आती है। तो बेसिकली इस आर्ट वर्क का काम था कि एक मैंने फोटो था जो मैंने इंस्टाग्राम से उठाया था, और इसी आर्ट वर्क की वजह से मेरे 3 इंटरव्यूज़ हुए थे न्यूज़ में। मैं कई जगहों पे न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह आए थे इस आर्ट वर्क की वजह से। ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ये आर्ट वर्क। बहुत सारा इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने मुझे इसको प्रेज़ किया था, मुझे काफ़ी DMs आए थे इस चीज़ को लेके कि बहुत डिटेल्ड, बहुत अलग यूनिक आर्ट वर्क है। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके ही हिकारत के तरीक़ों कि जब आप किसी गरीब बच्चे को दुत्कार देते हो, उससे कहते हो कि चल भाग यहाँ से, पैसे नहीं हैं, तो बेसिकली उसके चेहरे पे जो कीचड़ है, जो गंदगी है, वो आपका दुत्कारना है कि आप दुत्कार देते हो। उसके पीछे का जो गुस्सा है
वो उससे डिपेंड करता है कि अबहॉरेंटली, अबहॉरेंस ये वो बच्चा नहीं है, ये आप हो, कि आप किस तरीके से बच्चे को दुत्कारते हो। रियलिटी ऑफ फेस है जो आप ही का फेस है, ये उसको डिफाइन करता है। ओके, ये मेरा रिसेंट आर्ट वर्क है कोकून, और इसी को मतलब भी ने अप्रूव किया था आर्ट गैलरी के लिए। सो कुछ कोई डिफाइन करना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा इस आर्ट वर्क के बारे में, प्लीज़? This artwork reflects the emotions and the love and shelter that is provided in the society. Anyone else? Anyone else? Okay. So basically you're right. But जैसे कि आप लोगों ने वो देखा कि मैंने उस आर्टवर्क को बनाया बॉन्ड ऑफ डुअलिटी, जो एक हॉर्स और ईगल का था, ये उसी का नेक्स्ट वर्जन है। और नेक्स्ट वर्जन कैसे है कि ये आपकी पेरेंट्स को डिफाइन करता है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं। अब कैसे हैं कि एक, आप लोगों में से किसी को पता है कि ग्रिड मेथड क्या होता है? ग्रिड मेथड सुना तो होगा, ग्रिड्स बनाए आर्टवर्क बना दिया, सुना है ना। अब ग्रिड का काम सिर्फ आर्टवर्क को ड्रॉ करने में हेल्प करना नहीं होता है, एक उसी के अंदर एक पार्ट होता है गोल्डन रेशियो, फिबोनाची मेथड, वो पता है? फिबोनाची मेथड हर चीज़ में यूज़ होता है। इवन फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट फिबोनाची मेथड। जैसे कि आप लोगों ने चाय पी है, सब लोगों ने ढाबों पे कभी तो देखी तो होगी चाय का कप। चाय का कप ऊपर से आधा खाली क्यों होता है हमेशा? कि चाय के कप को जिस तरीके से डिज़ाइन करा गया वो फिबोनाची मेथड से डिज़ाइन करा गया। फिबोनाची मेथड का काम होता है बैलेंस करना नहीं होता। आपने पता है सिमेट्री, पता है आपको? किसी भी एक चीज़ को सिमेट्री के लिए आपने काट दिया, फिबोनाची मेथड सिमेट्री को हटा देता है, वो ब्यूटीफाई करता है किसी चीज़ को, कि कोई भी चीज़ थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा, उसका नंबर होता है 0.612। अब कैसे होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, इमेजिन करो, उसको हाफ कट किया, ये सिमेट्री हुई, उसको थोड़ा और ज़्यादा कट कर दो, फिर उसको थोड़ा और ज़्यादा कट कर दो, तो थोड़ा थोड़ा बैलेंस आउट हो रहा है ना, ये फिबोनाची गोल्डन रेशियो होता है। अब ये चाय में कैसे काम करता है? अब अगर आप चाय को फुल कप भर दोगे, अच्छी लगेगी वो? या बिल्कुल खाली कर दोगे तब अच्छी लगेगी? या बिल्कुल हाफ कर दोगे तब अच्छी लगेगी? जब वो उस लाइन पर पहुंच जाएगी, वो बैलेंस कर रही है, वो सिमेट्रिकल लाइन है वहाँ पे? नहीं है, वो फिबोनाची मेथड से डिफाइन करी गई है वो लाइन। जब वो वहाँ लाइन पे होती है तब चाय खूबसूरत लगती है, तब आप फोटोज लेते हो स्नैपचैट पे। अब वही मेथड इस आर्टवर्क के अंदर यूज़ करा गया था कि आप जब भी इस आर्टवर्क को देखोगे, आपके सारा आर्टवर्क घूम के उस बच्चे की तरफ जाएगा, या पूरी तरह जब भी आप देख रहे हो वही उस पॉइंट पे पहुंच रहे हो। ये उस मेथड से डिफाइन किया था। अब बर्ड का सिग्निफिकेंस है कि जैसे कि ये हॉर्न है उसका, ये बाहर निकाल रहा है आर्टवर्क को, ये बाहर निकलने के बाद बर्ड वापस अंदर लेके आ रही है आपकी आईज को। एक आर्टवर्क का काम होता है वेल कंपोज, कि आपका आर्टवर्क की वजह से आपका जो आई कांटेक्ट है ऑडियंस का वो बाहर ना चला जाए, उसको रोकने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने का तरीका होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप सींग पे पहुँचे, उसके टीथ पर पहुँचे, और टीथ को देखते ही आप बाहर निकल गए, उस बाहर निकलने को वापस अंदर लाने के लिए वो एक बर्ड हेल्प कर रही है। अब ये हो गया कॉम्पोजिशन की बात। अब आते हैं कि है क्या। अब एलिफेंट है हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर, जो हमें केयर करती हैं, जो हमारा बुरा नहीं चाहती, हमें चाहती है कि आगे बचा के रखें हमारी फैमिली, कि हमारा बच्चा कहीं गलत ऐप में ना पड़ जाए, हमारा बच्चा सही उसमें पढ़े, लोगों में सही चीज़ें सीखे, वो केयर करना चाहती है। जैसे जो एलिफेंट है उस बच्चे की जैसे केयर कर रहा है, उसको बचाया हुआ है, प्रोटेक्ट करा हुआ है, उसी साथ में एक बर्ड है जो उस बच्चे के ड्रीम्स हैं, जो वो बच्चा अचीव करना चाहता है एक पॉइंट के बाद, जो आगे जाके कल को ग्रो करेगा, बट डजेंट नो कि वो ग्रो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि बर्ड फ्लाई भी कर सकती है, ड्रीम्स शैटर्ड भी कर सकते हैं, ड्रीम्स ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि आपकी मदर की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, उस चीज़ को डिफाइन करता है।